इस एपिसोड को समझने के लिए पिछला एपिसोड ज़रूर देखें। वहीं अनामिका ने फ़ोन को वापस रखा और वो लेटर को उठाकर वापस से पढ़ने लगी और मुस्कुराते हुए उस लेटर पर किस कर ली और खुद से बोली, अंश, ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए फर्स्ट लेटर है। भले ही ये लव लेटर नहीं, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा है और मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगी। बोलकर अनामिका ने अपने फ़ोन के कवर को निकाला और उसी के बीच में उस लेटर को रख दिया और वापस से फ़ोन कवर को लगा दिया। इसके बाद अनामिका बेड से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं अंश और अबीर मिलकर उस घर का बाकी काम करवाने में लगे थे, जैसे उस घर का डेकोरेशन और भी बाकी काम। तभी अंश के पीछे से एक लड़की की आवाज़ पड़ी, जो बड़ी अदाओं से मटकती हुई उसी की तरफ आ रही थी। लेकिन अंश ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। ये देखकर उस लड़की का मुंह बन गया और वो जानबूझकर अंश के सामने आकर मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर फ्लर्ट करने के अंदाज में बोली, हेलो, माय नेम इज सानिया एंड द नेम ऑफ हैंडसम लाइक यू। अंश ने अपना सर उठाकर उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप एंड वाइट कलर की जीन्स, पैरों में हाई हील्स, चेहरे पर मेकअप, कर्ली बाल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। अगर अंश की जगह कोई भी होता तो पक्का उस लड़की पर अपना दिल हार जाता, लेकिन उसके सामने अंश राठौर था। अंश हल्का सा मुस्कुराया और सानिया को देखते हुए उससे बोला, लुक्स लाइक यू ओनली हैव ए फ्यू डेज लिव्ड योर लाइफ। सानिया कंफ्यूज होकर अंश को देखने लगी और उससे बोली, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। अंश के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो सानिया को टोंट मारते हुए बोला, जिससे फ्लर्ट कर रही हो उसके बारे में एक बार जान लेना चाहिए, और अगर जान नहीं सकती तो उससे दूर रहना बेहतर होता है। बोलकर अंश कुछ सेकंड के रुका और धीरे से उसे वो डराते हुए बोला, कब क्या पता किसकी मौत आ जाए। बोलकर अंश हल्के से हंसा और वहाँ से चला गया और सानिया किसी स्टैचू की तरह खड़ी अभी भी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भले ही उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अंश की धमकी सुनकर उसके चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। उसका चेहरा डर से फीका पड़ गया था। पूरा दिन शादी की तैयारियों में ही निकल गया। शादी अंदर हॉल में थी, लेकिन गार्डन को भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि खाने का इंतज़ाम बाहर था। रागिनी का रूम। रागिनी मिरर के सामने बिल्कुल टेढ़ी बैठी थी। रागिनी ने पूरा ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज 3/4 स्लीव का और गोल्डन कलर का था, जिसके बॉर्डर को सोने के तार लगी हुई थी। पीच कलर का लहंगा, जिसका बॉर्डर पर गोल्डन वर्क था, जो काफ़ी हैवी था। इस लहंगे को विवांश के स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया गया था। दुपट्टे को साड़ी की स्टाइल में पिनअप किया गया था और एक दुपट्टा सर पर भी था। हैवी ज्वेलरी, बालों का जोड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाया हुआ था। फुल ब्राइडल मेकअप, हाथों में लाल चूड़ा और कलीरे फुल मिलाकर रागिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं अनामिका ने खूबसूरत सी पिंक और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन की नेट स्लीवलेस साड़ी, ब्लू कलर का फुल स्लीव नेट का ब्लाउज, जिसका गला काफ़ी डीप था, बालों का डिजाइनर बन, गले में मंगलसूत्र और कानों में ब्लू कलर के ईयरिंग, हाथों में डायमंड के 2 मोटे मोटे कड़े, चेहरे पर मेकअप और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। अनामिका भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। परी ने डिज़ाइनर स्काई ब्लू कलर का लहंगा, जिस पर जरी का वर्क था, खुले बाल, जिन पर डायमंड का हेयर बैंड, चेहरे पर मेकअप। परी भी सुंदरता में किसी से कम नहीं लग रही थी। गले में मंगलसूत्र के साथ डायमंड का नेकलेस, माथे पर मांग बिंदी, कानों में इयररिंग और एक हाथ में ब्लू और वाइट कलर की चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट। वहीं मिस्टी ने गोल्डन कलर का हैवी वर्क का फुल स्लीवलेस ब्लाउज और ब्लाउजिंग पिंक जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क लहंगा, खुले बाल, चेहरे पर मेकअप, होठों पर लिपस्टिक। मिस्टी भी किसी से कम नहीं लग रही थी। तभी उन सभी लड़कियों के कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिस्टी सभी की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में बोली, रागिनी दी की बारात आ गई है, चलो बाहर जाकर देखते हैं। मिस्टी ने कहा और मिस्टी और अनामिका रागिनी के रूम से निकलकर नीचे जाने लगी। नीचे गीता जी आगरे की आरती उतार रही थी और विवांश और हर्षित उनके अगल बगल में खड़े थे।
आरती उतारने के बाद जैसे ही आगरे ने आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी वहां पर परी, मिष्टी और अनामिका उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अनामिका मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके आगरे से बोली, जीजू ऐसे कैसे अंदर आ रहे हो? आपको अंदर आने के लिए हम सालियों को नेक देना पड़ेगा। मिष्टी मुस्कुराते हुए बोली, और हाँ, बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी। मिष्टी की बात सुनकर अबीर ने उसे देखा और उससे पूछा, तुम लड़की वालों की साइड कब से आ गई? तुम तो लड़कों वालों की साइड थी ना। मिष्टी मुंह बनाते हुए अबीर से बोली, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं तो अपने जीजू से बात कर रही हूँ। तो बताइए जीजू, आप मुझे कितने पैसे देंगे? अंश आगे आया और अपनी सेवन की पॉकेट से एक चेक निकालकर उन तीनों की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए उनसे बोला, 10 लाख। अब तो अंदर जा सकते हैं। 10 लाख का चेक देकर उन तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो तीनों ही एक साइड हट गईं और सभी बाराती अंदर जाने लगे। सभी लोग अंदर चले गए थे। अनामिका जैसे ही अंदर जाने वाली हुई, तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अंश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसकी मुस्कुराहट एकदम फीकी पड़ गई। तभी अंश हल्के गुस्से में उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके करीब आते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं उसे बार बार रिपीट क्यों करती हो तुम? तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर ऐसे कपड़े क्यों पहने? अनामिका अंश की बातें सुनकर समझ गई कि वो उससे नाराज़ है। अनामिका प्यार से अंश का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? अंश से गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके अनामिका के दोनों हाथ पकड़ते हुए उससे बोला, स्वीट हार्ट, तुम बाद में चेंज कर लेना। अनामिका मुस्कुराते हुए अंश से बोली, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, वरना मैं इसे नहीं पहनती। लेकिन तुम तो जानते हो, प्रेगनेंसी की वजह से कोई भी ड्रेस फिट नहीं हो रही थी। अंश ने अनामिका के फोrehead पर अपने होंठ रख दिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, इट्स ओके, बोलकर अंश ने अनामिका का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत बड़ा मंडप बना हुआ था और रागनी और आगरे दोनों हवन कुंड के सामने बैठे हुए थे और पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। पंडित जी बोले, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आगरे खड़े हो गया और अपना एक हाथ बढ़ाकर उसने रागनी के खड़े होने में मदद की, क्योंकि रागनी का लहंगा काफ़ी हैवी था। दोनों फेरे लेने लगे। 4 फेरों के बाद आगरे रुक गया और रागनी उसके आगे आ गई। कुछ मिनट बाद दोनों के फेरे समाप्त हुए और दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी बोले, वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। आगरे ने रागनी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। अब पंडित जी बोले, वधू की मांग में सिंदूर भरिए। आगरे ने सिक्के से सिंदूर लिया और अपने दूसरे हाथ से रागनी की मांग बेदी उठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया। रागनी के होठों पर मुस्कुराहट और साथ ही उसकी आंखों में नमी आ गई। पंडित जी बोले, आप दोनों की शादी संपन्न हुई और आपसे आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आगरे और रागनी अपनी जगह से खड़े हुए और सबसे पहले विवांश के पास आए उसका आशीर्वाद लेने। विवांश ने मुस्कुराते हुए दोनों को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद आगरे और रागनी ने गीता जी के पैर छुए उनसे आशीर्वाद लिया। गीता जी मुस्कुराते हुए उन दोनों के सर पर अपना हाथ फेर कर बोली, सदा खुश रहो मेरे बच्चों। गीता जी के इस शादी में शामिल होने से रागनी को उसकी माँ की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे गीता जी के रूप में उसे अपनी माँ ही मिल गई हो। और गीता जी के प्यार में भी एक जानकर रागनी उनकी बेटी नहीं, उनके प्यार में भी कोई बदलाव नहीं आया। जैसे अनामिका उनके लिए बेटी थी, वैसे ही रागनी अनामिका की थी। तो वो शादी देख नहीं पाई, लेकिन रागनी की शादी में शामिल होकर उनकी वो इच्छा भी पूरी हो गई थी। कुछ घंटों बाद रागनी की विदाई हो गई। उसकी विदाई के वक्त सभी की आंखें नम थी। रागनी की विदाई करने के बाद
पूरा वीएस विला जैसे खाली खाली हो गया था। गीता जी विवांश की हालत अच्छे से समझ रही थी। गीता जी विवांश के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया। तभी हर्षित भी विवांश के पास आया और गीता जी से बोला, आई थिंक मॉम, अब हमें चलना चाहिए। विवांश अपने आंसू पोंछकर गीता जी से अलग हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनसे बोला, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। गीता जी हल्के से मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्चे कभी अपनी मॉम को थैंक यू नहीं बोलते और धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। हमारी बच्ची का इतने सालों से ध्यान रखा, तभी उसने माँ बाप की कमी नहीं खलने दी तुमने। गीता जी का इशारा अनामिका की तरफ था। तभी उसी वक्त हर्षित का फ़ोन रिंग हुआ और हर्षित ने जल्दी से फ़ोन उठाकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर्षित के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जल्दी से फ़ोन काटकर गीता जी से बोला, मॉम, अचानक से डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें अभी निकलना होगा। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गीता जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। वहीं अंश के पास पड़ी खड़ी अनामिका ने जब अपने डैड की बुरी तबीयत के बारे में सुना तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने हर्षित के पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ भाई पापा को? हर्षित घबराते हुए अनामिका से बोला, छुटकी, पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे और मॉम को अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। अनामिका रोते हुए हर्षित से बोली, भाई मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आई। बोलकर अनामिका अपने रूम की तरफ जाने लगी। अनामिका रूम में आई तो देखा अंश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अनामिका ने अपने आंसू को साफ किया और अंश से बोली, अंश। अनामिका की आवाज़ सुनकर अंश को कुछ डाउट हुआ। उसने तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और अनामिका की तरफ मुड़ा और उसके पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ स्वीटहार्ट? अनामिका रोते हुए अंश से बोली, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ मुझे कुछ दिनों के लिए उनके पास जाने दो, बस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं खुद वापस आ जाऊंगी। प्लीज़ अंश, मना मत करना, उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस आज मुझे जाने दो। अनामिका लगातार रोई जा रही थी, जिससे अंश को गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। अंश ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अनामिका के आंसू साफ करते हुए उससे बोला, स्वीट हार्ट, पहले रोना बंद करो, और रही बात तुम्हारे पापा के पास जाने की, तो तुम कुछ दिनों के लिए चले जाओ, ओके, लेकिन तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होगी और मेडिसिन टाइम पर लेनी होगी। अनामिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो अंश के सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू अंश। अंश प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगा। अनामिका कुछ सेकंड बाद उससे अलग हुई और अपना सामान लेकर रूम से निकलकर नीचे चली गई और हर्षित और गीता जी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं रागिनी का गृह प्रवेश हो चुका था। रागिनी इस वक्त आगरे के बेडरूम में थी, जो अब उसका भी था। रूम में चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ कैंडल की रोशनी ही थी। बेड पर वाइट बेडशीट बिछी हुई थी और बेड पर रोज पेटल से हार्ट बना हुआ था, जिसमें AR लिखा हुआ था। बेड के ऊपर आगरे की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी और साथ ही कुछ वॉल पर आगरे, अबीर और अंश के साथ की फोटो लगी हुई थी। रूम का कलर ग्रे था। रूम में रखी हर एक चीज़ ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में थी। ये विला आगरे ने सालों पहले खुद अपनी मेहनत से खरीदा था, लेकिन वो हमेशा ही अंश के साथ रहता था, इसलिए कभी भी उसे इस विला में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये विला हमेशा खाली रहता था। रागिनी बेड पर बीचों बीच बैठी आगरे का वेट कर रही थी और उसका वेट करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद रूम का डोर खोलकर आगरे रूम के अंदर आया तो देखा रूम में बस कैंडल जल रही थी। आगरे ने धीरे से डोर को लॉक किया और बेड के पास आकर देखा तो रागिनी अपनी उसी लहंगे में ही सो गई थी और उसने ज्वेलरी भी नहीं निकाली थी। कैंडल की हल्की हल्की रोशनी में रागिनी का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत और मासूम लग रहा था। नागरिक के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी रागिनी ने देखा
आंखें खोली और आगरे को देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कब मेरी आंख लग गई। आगरे हल्के से मुस्कुराया और बेड पर बैठते हुए रागनी से बोला, इट्स ओके, ये लहंगा बहुत हैवी है, पहले तुम जाकर चेंज कर लो। रागनी ने धीरे से अपना सर हिलाया और बेड से उतर कर अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। आगरे ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और कुछ मिनट बाद रागनी चेंज करके रूम में आई। उसने पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जो उसके दूध से गोरे बदन पर काफ़ी खिल रहा था। रागनी बेड के पास आई। आगरे ने जब रागनी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। उस पिंक कलर के गाउन में रागनी किसी ताजे गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। रागनी की पलकें झुकी हुई थी और उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चल रही थी और वो नर्वसनेस में अपने निचले होठ को काट रही थी। आगरे रागनी के पास आया और अपने एक अंगूठे और उंगली से रागनी की चिन को उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। रागनी भी अपनी पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आगरे रागनी का हाथ पकड़कर उससे बोला, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। आगरे ने इतना ही कहा था कि तभी रागनी उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोली, नहीं आगरे, आज की रात मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ। बोलकर रागनी ने आगरे का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। आगरे पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर वो भी उसका किस में साथ देने लगा। दोनों ही बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। रागिनी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और दोनों के दिल की धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। दोनों की ही सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। आगरे ने बिना देर किए रागिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बेड पर लेटा दिया। रागिनी नर्वसनेस में आगरे के चेहरे को देख रही थी। आगरे रागिनी के चेहरे के ऊपर धीरे से झुका और उसके फोrehead पर किस कर ली। रागिनी की आंखें बंद हो गईं। आगरे उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए रागिनी की गर्दन पर आ गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। रागिनी ने कसकर अपनी मुट्ठी में बेड शीट को भर लिया। तभी उसके मुंह से आवाज़ निकल गई क्योंकि आगरे ने उसकी गर्दन बाइट कर लिया था। रागिनी के मुंह से आवाज़ सुनकर आगरे अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आगरे रागिनी से अलग और अपने टी शर्ट को निकालने लगा। रागिनी आगरे को देख रही थी। आगरे की बॉडी पर सिक्स पैक्स एब्स देखकर रागिनी का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। तभी आगरे रागिनी के ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होठ में लेकर उसने पैशनेट किस करने लगा। रागिनी के दोनों हाथ आगरे के बालों में फंसे हुए थे। वहीं आगरे का एक हाथ रागिनी की पतली कमर और दूसरा हाथ रागिनी के सीने पर घूम रहा था। आगरे ने किस को ब्रेक लिया और धीरे से गाउन की जिप खोलकर वो खुली पीठ पर किस करने लगा। रागिनी गहरी सांस लेते हुए खुद में ही सिमटी जा रही थी और अपने पैरों को एक दूसरे में फंसा रही थी। तभी आगरे ने रागिनी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। रागिनी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से बोली, नहीं आगरे, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। हाँ, पर थोड़ी सी घबराहट हो रही है, तुम तो जानती हो कि। तभी आगरे बीच में उसकी बात काट कर बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, इसलिए तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। सो बी कंफर्टेबल। रागिनी और आगरे के बाद ये सब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, समझी। मैंने तुम्हारे दिल और तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, तुम्हारे इस जिस्म से नहीं। जिस्म से तो हर कोई प्यार कर सकता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा जो मैंने तुम्हें आंसू दिए थे उनकी भरपाई कर सकूँ। मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था, लेकिन आज तुमसे तुम्हारा पति वादा करता है। तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो और जब भी तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। रागिनी की आंखों में खुशी से चमक आ गई और वो आगरे के गले से लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू आगरे। आगरे ने रागिनी को खुद से अलग किया और उसकी आंखों से आंसू साफ करते बोला, आइंदा मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं दिखने चाहिए। और जिस तरह मुझे तुम्हारा पास्ट पता है उसी तरह तुम्हें भी हक है मेरा पास्ट जानने की, ताकि बाद में कोई भी गलतफहमी हमारे बीच में ना आए।
रागनी आगरे को कन्फ्यूजन से देखने लगी। आगरे ने सब कुछ रागनी को बता दिया, जो वो उसके और कभी नेहा के बीच था। वो नहीं चाहता था कि इन दोनों के बीच में कभी इस बात को लेकर झगड़ा हो, लेकिन रागनी को उसके बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके दिल में आगरे के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आजकल के ज़माने में लोग पैसे और प्रॉपर्टी के लिए शादी करते हैं, वहीं आगरे ने बिना किसी लालच के रागनी से शादी की थी, वो भी पूरे दिल से। उसे पैसे या प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। कुछ मिनट बाद आगरे बेड पर लेटा हुआ था और रागनी उसके ऊपर लेटी हुई थी। आगरे प्यार से रागनी के सर को सहला रहा था और रागनी ने अपनी दोनों आंखों को बंद किए हुआ था। उसका जो डर था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। वहीं आगरे भी अब काफ़ी रिलैक्स हो गया था और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए लेटे थे। भले ही आज दोनों तन से एक नहीं हुए थे, बल्कि मन से दोनों एक हो गए थे। और शादी जैसे पवित्र बंधन में सबसे जरूरी जो होता है वो मन का एक होना और एक दूसरे की इज्जत करना होता है, जो दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते थे। हॉस्पिटल। सुनील जी का ऑपरेशन हो गया था और कुछ घंटों बाद उन्हें उनके वार्ड में शिफ्ट भी किया कर दिया गया था। हर्षित और गीता जी को अच्छे से ही पता था अनामिका की कंडीशन के बारे में, इसलिए गीता जी ने अनामिका को हर्षित के साथ घर भेज दिया था और सुबह उसे हॉस्पिटल में आने के लिए बोल दिया था। अनामिका का बिल्कुल भी मन नहीं था अपने पापा को इस हालत में छोड़कर घर जाने का, लेकिन वो अपनी कंडीशन के बारे में भी अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे हर्षित के साथ रात को घर चली गई। अगली सुबह अनामिका जब हर्षित के साथ वार्ड में आई तो देखा गीता जी सुनील जी के पास बैठे उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी और सुनील जी मुस्कुराते हुए उनसे बार बार बोल रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हैं। इतने सालों बाद अपने पापा को अपने सामने देखकर जहां अनामिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, वहीं उसकी आंखों में नमी। वहीं जब सुनील जी की नज़र हर्षित के साथ खड़ी अनामिका पर पड़ गई तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई और साथ ही उनके चेहरे पर गिल्ट के भाव भी आ गए। अनामिका दूर से अपने पापा को देख रही थी, तभी हर्षित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अनामिका धीरे से सुनील जी को देखते हुए बोली, पापा। कहते हुए अनामिका की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर बहने लगे। वहीं सुनील जी भी इतने सालों बाद अपनी बच्ची को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। उनकी आंखों के सामने वो सीन आ गया जब अनामिका छोटी थी और उनके कंधे पर बैठने की जिद करती थी और सुनील जी मुस्कुराते हुए उसे अपने कंधों पर बिठा लेते थे, जिसे लेकर अक्सर उनके और हर्षित के बीच लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि सुनील जी को अनामिका सबसे लाडली थी और जब भी गीता जी उसे डांटती थी तो वो रोते हुए अपने छोटे छोटे पैरों से अपने पापा के पास आ जाते थे और उनसे अपनी मॉम की शिकायत करती थी, जिससे गीता जी को डांट पड़ती थी और अनामिका को चुप कराने के लिए सुनील जी उसे अपने कंधों पर बिठाकर बाजार में ले जाते थे और उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाते थे। अनामिका को अपने सामने देखकर सुनील जी को ऐसा लग रहा था जैसे ये कल की ही बात हो। जिस छोटी सी बच्ची को वो अपने कंधों पर बिठाकर घूमते थे, आज वही छोटी सी बच्ची काफ़ी बड़ी हो गई थी और ना ही सिर्फ बड़ी, अब तो वो दो बच्चों की मॉम भी बनने वाली थी। ये सोचकर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अनामिका सुनील जी के पास आई और उनसे पूछा, पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? सुनील जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अनामिका से बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसी हो? गीता जी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और अनामिका को बेड पर बैठा दिया। तभी सुनील जी अपने दोनों हाथ जोड़कर अनामिका से माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो। एक बाप तो अपने बच्चों के जीवन को खुशियों से भर देता है, लेकिन मैंने। तभी अनामिका ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया और रोते हुए उनसे बोली, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? और रही बात, मैंने अंश को सब कुछ बता दिया है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो गलती से हुआ था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो प्लीज़ आप खुद को दोष देना बंद कीजिए और आप ठीक हो जाइए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। पापा मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, कुछ टाइम आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। सुनील जी ने धीरे से अनामिका को अपने सीने से लगा लिया। सालों बाद अपने पापा का प्यार पाकर अनामिका वाकई बहुत खुश हो गई थी। अनामिका जब छोटी थी तो उसके लिए उसकी दुनिया उसका भाई विवांश था, जिससे
उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन आज अनामिका को एहसास हुआ एक पापा का प्यार क्या होता है और ये कितना अनमोल होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और सुनील जी बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए थे। अनामिका अपना पूरा वक्त सुनील जी के साथ बिताती थी और दिन में कम से कम 5 से 6 बार जब भी उसे टाइम मिलता था तो वो अंश को कॉल ज़रूर करती थी, ताकि अंश को ऐसा न लगे कि वो अपनी फैमिली के चक्कर में उसे भूल गई है, जिससे अंश को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गया और अनामिका के प्रॉमिस के मुताबिक अनामिका को अब अंश के पास जाना था। अनामिका ने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी, जिससे उसकी फैमिली काफ़ी उदास हो गई थी। लेकिन उसकी फैमिली भी समझती थी कि उसकी बच्ची अब शादीशुदा है, उसका एक घर है, एक पति है। लेकिन उसके बावजूद भी अनामिका 3 महीने उनके साथ रुक गई थी। अनामिका अपने रूम में रेडी होकर बाहर निकली, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अनामिका ने फ्लैश हो रहे नाम को देखा और कॉल पिक करके बोली, अंश कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं। अंश लैपटॉप को बंद करके सोफे से उठते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुमने कुछ दिनों का कहा था, 3 मंथ रुक गई हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ महीने और रुक जाओ। और वैसे भी तुम्हारी इस हालत में अब ट्रैवल करना सेफ नहीं है और मैं नहीं चाहता आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए कुछ महीने और अपनी फैमिली के पास रुक जाओ। और मैं ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हूँ, कुछ महीनों बाद ही आऊँगा। तब तक तुम आराम से अपनी फैमिली के पास रहो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपना ख्याल रखना भूल जाओ, तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी। ये सुनकर अनामिका के होठों पर मुस्कुराहट और साथ ही उसके चेहरे पर टेंशन भी आ गई और उसने धीरे से पूछा, ऑफिस में तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी सेक्रेटरी भी होती होगी, मेरा मतलब। अंश उसके कहने का मतलब समझ गए और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम्हारे अलावा ना मेरी लाइफ में कोई था और ना ही कभी होगा, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट की जगह कोई नहीं ले सकता, समझी। अंश की बात सुनकर अनामिका के होठों पर स्माइल आ गई, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया और वो अंश से बोली, और अगर मैं मर गई तो क्या फिर भी तुम्हारी लाइफ में दूसरी लड़की नहीं आएगी? क्या मेरे मरने के बाद भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे? अनामिका तो खुद ही समझने नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। वहीं अनामिका के मुंह से मरने की बात सुनकर अंश को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये वर्ड अपने मुंह से निकालने की। तभी अनामिका जिद करते हुए उससे बोली, नहीं अंश, पहले प्रॉमिस करो, क्योंकि सच तुम भी जानते हो और मैं भी। और तुम चाहे कितना ही मुझे छुपाने की कोशिश करो, लेकिन मुझे पता है जितनी भी हमने सोची है थी उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और तुम तो मेरा अबॉर्शन भी करवाना चाहते थे, लेकिन अबॉर्शन का टाइम निकल गया था, इसलिए अब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे अंश, चाहे कुछ भी हो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दोगे। और अगर डिलीवरी के वक्त अगर ऐसी सिचुएशन आती है जो डॉक्टर ने कही थी, तो तुम हमारे बच्चों को चुनोगे। अनामिका के मुंह से एक बार फिर से ऐसी बातें सुनकर अंश को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था अनामिका जो बोल रही थी वो सच था। अंश गहरी सांस लेकर अनामिका को समझाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अनामिका के चेहरे पर अचानक से पसीना आने लगा और उसके पेट में हल्का हल्का दर्द उठने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को इग्नोर करके अंश से बोली, मुझे नहीं, हमारे बच्चों को। बोलकर अनामिका ने एक हाथ से अपना पेट पकड़ लिया और आगे बोली, अंश, प्रॉमिस करो तुम हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने दोगे। कहते हुए अनामिका के पेट का दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा था और वो दर्द से करा उठी थी। अंश उसकी कराने की आवाज़ सुनकर काफ़ी घबरा गया और अपने फ़ोन को कसकर पकड़कर बोला, स्वीट हार्ट, क्या हुआ है तुम्हें? दर्द से अनामिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर अचानक ही वो दर्द से ज़मीन पर बैठ गई और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वहीं अनामिका की तरफ से जब अंश को कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो जोर से चिल्लाया, स्वीट हार्ट। अंश का दिल और भी ज़्यादा घबराने लगा
उसने जल्दी से फ़ोन काटा और उसी हालत में मुंबई के लिए निकल गया। रास्ते में उसके फ़ोन पर मैसेज आया कि अनामिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे भास्कर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। कुछ घंटों बाद जब अंश हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे भारी विवांश, अबीर, मिष्टी, आगरे, रागनी, हर्षित, गीताजी और सुनील, दादी, प्रदीप उसे सब बाहर ही मिल गए और अंश को देखकर सभी उसे नजरें चुराने लगे। अंश ने उन सभी को देखा और उनके पास आकर अपनी घबराहट को अपने चेहरे से छुपाते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में सबसे पूछा, अनामिका कहाँ है और वो कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। अंश के क्वेश्चन पर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि उनमें से आखिर कौन अंश को अनामिका की कंडीशन के बारे में बताएगा। एक परी थी जिसकी बात अंश सुनता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी जिस वजह से वो हॉस्पिटल नहीं आ पाई थी। किसी को कोई जवाब नहीं देता देखकर इस बार अंश चिल्लाकर सबसे पूछा, तुम सब लोग बाहर बहरे हो गए हो क्या? मैंने पूछा, अनामिका कहाँ है और उसकी कंडीशन कैसी है? अबीर ने धीरे से आगरे की तरफ देखा और उसका इशारा समझकर आगरे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अंश के सामने आया और धीरे से बोला, बॉस वो। तभी हर्षित अंश के पास आकर बिना एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को देखते हुए बोला, छुटकी को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा था, इसलिए डॉक्टर को उसको अर्जेंट ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं, डिलीवरी के लिए। अंश ये सुनकर बुरी तरह शॉक्ड हो गया। अभी तो अनामिका की प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने भी नहीं हुए थे। पहले से ही उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी और अब ये प्रीमेच्योर डिलीवरी। ये सोचकर ही अंश आज पहली बार बुरी तरह घबरा गया था। उसका मन हुआ कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाए और उस ऑपरेशन को रोक दे, लेकिन अंश चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अंदर ऑपरेशन चल रहा था। आज वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले का जो वक्त था वो वापस आ गया है। जो कंडीशन सालों पहले उसकी मॉम की थी और आज वही कंडीशन उसकी बीवी की थी। अंश ने गुस्से और घबराहट में अपने दोनों मुट्ठियों को भींच लिया और उसी कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगा। बाहर से वो भले ही बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसके अंदर दिलो दिमाग में एक तूफान सा मचा हुआ था। यही हाल खड़े हर शख्स का था। विवांश और हर्षित का भी यही हाल था। निर्मला जी धीरे से अंश के पास आए। निर्मला जी के आते ही अंश के कदम रुक गए। निर्मला जी बड़े प्यार से अंश के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ, अनामिका और तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं पड़ी एक बेंच पर अपने हाथों से अपने सर को पकड़कर एकदम हताश सा बैठ गया। तभी अबीर अंश के पास आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए बोला, भाई देखना, भाभी को कुछ नहीं होगा और ना ही आपके बच्चों को, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंश ने अपना सर उठाकर अपनी लाल आंखों से ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखा और अपना मन महसूस कर ही रह गया। तभी उसकी आंखों के सामने अनामिका का हंसता हुआ चेहरा आया और वो अंश की ऐसी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अंश कुछ ही घंटों में तुमने अपना क्या हाल कर लिया है। अंश तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम तो बहुत टफ थे ना, फिर ऐसे मेरे लिए क्यों रो रहे हो। अंश ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। हंस राठौर बस गुस्से में ही अच्छा लगता है। कहते हुए अनामिका की वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। वहीं निर्मला जी ने अपने पोते की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो रोते हुए हॉस्पिटल में बने गणेश जी के मंदिर में अपनी बहू और बच्चों की जान की सलामती के लिए प्रार्थना करने चली गई। सभी लोग अनामिका और उसके बच्चों के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। अंश के लिए हर एक मिनट काटना किसी टॉर्चर से कम नहीं लग रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अनामिका का हर दर्द अपने ऊपर ले लेता, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसा दर्द जिसे अनामिका को खुद ही झेलना होगा। उसमें उसकी चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकता था। अनामिका की नॉर्मल डिलीवरी बहुत रिस्की थी, इसलिए डॉक्टर को सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से दोनों ही बच्चे काफ़ी कमज़ोर और बहुत दुबले पतले थे और उनके पैदा होने के बाद भी ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल शांत था। उन दोनों में से किसी के भी रोने की आवाज़ नहीं आई थी।
ये देखकर वहाँ खड़े सभी डॉक्टर और नर्स काफ़ी टेंशन में आ गई। कुछ मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर आई। नर्स के बाहर आते ही अंश ने उसे वहीं रोक लिया और अपनी कड़क आवाज़ में बोला, मेरी बीवी कैसी है और बच्चे वो कैसे हैं? अंश का गुस्सा और उसके कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर वो नर्स डर से अपना थूक खटकने लगी और थोड़ा अटकते हुए बोली, वो पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें इसी सेक्शन से बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ी, लेकिन वो बच्चे अभी तक रो नहीं रहे। मेरा मतलब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। नर्स की बात सुनकर अंश गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर बोला, व्हाट डू यू मीन कि मेरे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बच्चों या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे हॉस्पिटल को 2 सेकंड में बर्बाद कर दूंगा, समझी? अंश की तेज आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सब लोग डर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी उसकी तेज आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर बाहर आ गए और अंश को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंश किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। अंश ने गुस्से में अपनी गन निकालकर उस डॉक्टर पर पॉइंट कर दी। ये देखकर डॉक्टर और नर्स के चेहरे के रंग ही उड़ गए और डर से उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। अंश गुस्से में अपनी लाल आंखों से उन दोनों को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, तुम दोनों को जो करना हो करो, लेकिन मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत चाहिए। और अगर उन तीनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि दोबारा किसी का ऑपरेशन तो क्या अपनी भी शक्ल नहीं देख पाओगे, समझे? डॉक्टर और नर्स उसके गुस्से को देखकर डर से कांपने लगे। तभी अबीर अंश के पास आया और उसे समझाते हुए बोला, भाई ऐसे गुस्से करने से कुछ नहीं होगा, अब तो बस भगवान से ही भाभी और बच्चों को बचा सकते हैं। बोलकर डॉक्टर को देखा और उन्हें थोड़ा रिलैक्स करते हुए उससे पूछा, डॉक्टर क्या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? डॉक्टर एक नज़र अंश को देखकर हकलाते हुए अबीर से बोला, देखिए सर, जब तक मैम को होश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये केस ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर बच्चा और माँ दोनों ही बच जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ भगवान के ऊपर ही है। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हर्षित ने गुस्से में डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम लोग बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? डॉक्टर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हर्षित और अंश का गुस्सा देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी वांस भी गुस्से में डॉक्टर को घूरते बोला, अगर आज मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल में मैं आग लगा दूंगा, फिर तुम दूसरों की क्या अपनी भी जान बचाने के लायक नहीं रहोगे। अंश, हर्षित और विवांश का गुस्सा देखकर डॉक्टर और नर्स मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि पेशेंट और उसके बच्चों को कुछ ना हो और वो तीनों बिल्कुल ही ठीक हों, क्योंकि अगर उन तीनों को कुछ भी हुआ तो आज ये हॉस्पिटल नहीं बचेगा। सभी लोग उन तीनों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों का ही गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर और नर्स दोनों अंदर चले गए। अंश के हाथों में गन छूटकर जमीन पर गिर गई। कभी ना रोने वाला अंश की आज पलकें नम हो गई थी और उसने गुस्से में अपने हाथ को जोर से दीवार पर दे मारा और चिल्लाकर बोला, स्वीट हार्ट, ये अंश की धमकी का असर था या फिर भगवान का चमत्कार? कि कुछ मिनट बाद ही उस शांत कॉरिडोर में एक नवजात बच्चे की रोने की महीन आवाज़ सभी के कानों में पड़ी और उसके कुछ सेकंड बाद एक और बच्चे की रोने की महीन आवाज़ आई, जिसे सुनकर सभी लोग हैरानी और कन्फ्यूजन से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर खुश होते हुए बाहर आए और सभी को देखते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेसन, जुड़वा भाई बहन हुए हैं और पेशेंट भी अब बिल्कुल ठीक है, बस वीकनेस की वजह से वो अभी बेहोश हैं, कुछ ही देर में उन्हें उनके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बोलकर डॉक्टर जल्दी से अंदर चले गए। जब सब ने ये सुना कि बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक है तो सभी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वहीं अंश के होठों पर भी
हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंश अब एक पल भी रुके सीधा ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया, जहाँ उसके दोनों मासूम बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी आंखों को बंद किए लेटे किसी छोटे एंजल की तरह लग रहे थे। अंश के होठों की स्माइल अब और भी बड़ी हो गई और उसने बिना देर किए एक बच्चे को धीरे से अपने हाथों में ले लिया। दोनों ही बच्चे अभी काफ़ी कमज़ोर थे और डॉक्टर बड़ी हिम्मत करके उसे मना कर रहे थे, लेकिन अंश कहाँ किसी की सुनने वाला था। अंश ने धीरे से उस बच्चे के माथे को चूम लिया। उसके माथे को चूमते ही उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने पापा को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद अंश ने दूसरे बच्चे को वापस लिटा दिया और धीरे से दूसरे बच्चे के माथे को भी चूम लिया। अंश को पता नहीं, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जो शायद हर आदमी को होता है जब वो पहली बार पापा बनता है, और वही एहसास आज अंश को हो रहा था। उसके बाद अंश ने डॉक्टर से कुछ बात की और उसके बच्चों की कंडीशन के बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने उसे कुछ बताया और साथ ही ये भी कहा कि अभी उसके बच्चों को नीआईसीयू अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अंश ने अनामिका की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश थी। अंश कुछ सेकंड वहाँ रुका और बाहर निकल गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी लोग अंश के बच्चों की बात कर रहे थे कि वो कितने क्यूट होंगे। सबका मन कर रहा था उसके बच्चों को देखने का, लेकिन सब लोग अपने मन को कंट्रोल कर रहे थे। कुछ देर बाद अनामिका को उसके वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ घंटों बाद अनामिका को होश आया और उसने जब अपने पास अंश को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो वो हकीकत में वापस लौट आई थी और उसने रोते हुए अंश से पूछा, अंश हमारे बच्चे वो कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? कहीं उन्हें? अंश ने धीरे से अनामिका के माथे को चूम लिया और उसके आंसू साफ करते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अंश की बात सुनकर अनामिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो अंश से बोली, हमारे बच्चे भी ठीक है ना? उन्हें वो बीमारी तो नहीं? अनामिका की बात सुनकर अंश कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर प्यार से अनामिका के सर को सहलाते हुए बोला, लेकिन ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें उनकी वैक्सीन दे दी है और उनकी रिकवरी में भी अच्छे चांसेस हैं, इसलिए अब तुम उनकी फ़िक्र मत करो। लेकिन अब अनामिका उनकी फ़िक्र कैसे नहीं करती, क्योंकि अब वो एक माँ बन गई थी। अनामिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए अंश से पूछा, क्या मैं एक बार अपने बच्चों को देख सकती हूँ? अंश प्यार से अनामिका को समझाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अभी बच्चे बहुत वीक हैं और अभी उन्हें इनक्यूबेटर में रखा गया है। अनामिका का चेहरा हल्का मुरझा गया। तभी उसके वार्ड का दरवाज़ा खुला और हर्ष से सुनील और गीता जी अंदर आए। सुनील को देखकर अंश का मूड थोड़ा खराब हो गया और वो वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी अनामिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया तो अंश ने उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। अनामिका धीरे से सुनील जी की तरफ देखते हुए अंश से बोली, अंश प्लीज़। अनामिका की बात सुनकर अंश ने अपना चेहरा घुमाकर अनामिका के मासूम चेहरे को देखा और फिर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैं यही हूँ। बोलकर अंश वार्ड से बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद अंश आगरे अबीर एक बेंच पर बैठे हुए थे और तीनों के चेहरे पर ही सख्त एक्सप्रेशन थे। आगरे अंश से बोला, बॉस, मुझे लगता है आपको मैडम और बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चलाना चाहिए। अबीर बोला, हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है, या फिर आपको अपनी और बच्चों की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मनों को जिसका इंतज़ार था वो आ गया है, आपके बच्चे, और मुझे पूरा यकीन है वो उन्हें हार्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसलिए मैंने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया है। अंश, जो उन दोनों की बात सुन रहा था, वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है और मुझे तो इंतज़ार है उसके वापस आने का। अगर उसे ये लगता है कि बच्चे अंश राठौर की कमज़ोरी है तो वो गलत है। आने दो उसे, मैं भी देखता हूँ वो क्या करता है। बोलकर अंश वहाँ से उठ गया। अनामिका के बारे में एक एक बात करके सभी लोग उसे मिल रहे थे। विवांश ने परी को कॉल करके अनामिका के बच्चों के बारे में बता दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने अनामिका से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिससे अनामिका का भी मूड काफ़ी सही हो गया था। अगली सुबह पेरिस।
पेरिस जो सिर्फ फ्रांस की राजधानी ही नहीं बल्कि कला संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी है। दुनिया में ऐसे कोई कपल नहीं होंगे जिन्होंने ये नहीं चाहा होगा कि वो एफिल टावर के नीचे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ खूबसूरत पल न बिताएं। पेरिस एक ऐसा शहर जिसे प्रेम की नगरी भी कहा जाता है। वो हर साल करोड़ों लोग इस प्रेम की नगरी को देखने आते हैं। यहीं ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं एक इमारत की सबसे ऊपर के माले में एक कमरा जहां सूरज की रोशनी उस कांच की खिड़की से होते हुए बेड पर लेटे एक आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी, जो शर्टलेस पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था और उसके बगल में एक लड़की सिर्फ ब्लैंकेट को ओढ़े लेटी हुई सो रही थी। उसके गालों पर आंसू के निशान बने हुए थे। तभी धीरे धीरे उस लड़की की आंखें खुलने लगती हैं और अपना चेहरा घुमाकर उस लड़की को देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी, जिससे उस लड़के के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो झट से उस लड़की के ब्लैंकेट को हटाकर उस लड़की के ऊपर आ गया, जिससे उस लड़की की आंखें खुल गई और वो उसकी पूरी बॉडी डर से कांप गई और वो हकलाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का अपनी उंगलियों को उस लड़की के चेहरे पर चलाते हुए मुस्कुराकर बोला, ऐसे कैसे जान, अभी तो मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ। बोलकर वो लड़का उस लड़की के शरीर को नोचने लगा और काटने लगा। उस रूम में उस लड़की की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। जब वो लड़का सेटिस्फाइड हो गया तो वो उस लड़की के ऊपर से हटा और अपनी पैंट पहनकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा अपने एक हाथ को अपनी पैंट के पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया और अपनी चील निगाहों से पूरे पेरिस शहर को देखने लगा। तभी उस लड़के का फ़ोन रिंग हुआ। उस लड़के ने फ़ोन उठाकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर उस लड़के के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो फ़ोन काट कर मुस्कुराते हुए बोला, अंश राठौर, आखिर तेरे बच्चे इस दुनिया में आ ही गए और अब देखना मैं कैसे उन्हें तुझसे अलग करता हूँ। बोलकर वो लड़खड़ाकर जोर जोर से हंसने लगा।